नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। क्या आंदोलन ही समाधान का रास्ता है और हड़ताल पर जाने से लंबित मांगों पर बात बनेगी? यह सवाल इसलिए है क्योंकि सफाई कर्मचारियों ने एक बार फिर से आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। अब एक दिन के सांकेतिक प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दे दी है। कर्मचारी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं तो सरकार के सामने अपनी मांगों को कर्मचारी फिर से दोहरा चुके हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उनको समान काम के बदले समान वेतन मिले, ठेकेदारों की लड़ाई में उनके तनख्वाह को रोका ना जाए, सेफ्टी और सुरक्षा से जुड़ी और भी कई मांगे हैं। ग्राफिक के जरिए सबसे पहले आपको ये मांग दिखाते हैं और प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो तस्वीरें पहले आप देख लें प्रदर्शन की फरीदाबाद, भिवानी और कैथल की, जहां पर आप देखें कि कर्मचारियों के द्वारा पहले तो सांकेतिक हड़ताल और सांकेतिक प्रदर्शन और उसके बाद हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है। फरीदाबाद, भिवानी और कैथल में आज ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। मांग एक बार फिर से इन कर्मचारियों ने दोहराई है और अब 24 और 25 कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और 27 अगस्त से सामूहिक हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया गया है। लंबित मांग को लेकर के अब सफाई कर्मचारी सड़क पर हैं। समान काम समान वेतन और अन्य लंबित मांगों समेत ये विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिला और मांग अगर पूरी नहीं होती है तो फिर हड़ताल पर ये कर्मचारी चले जाएंगे। ये बात भी उनकी तरफ से कही गई। हालांकि 24 और 25 अगस्त को भूख हड़ताल का ऐलान किया गया है। 27 अगस्त से सामूहिक हड़ताल ये सभी सफाई कर्मचारी करने वाले हैं। तो कर्मचारियों की तरफ से सरकार पर वादा खिलाफी के भी आरोप लगाए गए हैं कि सरकार ने जो वादा किया उसको पूरा नहीं किया और अब मांग जब तक उनकी पूरी नहीं होती है तब तक हड़ताल पर ये सफाई कर्मचारी रहेंगे। ये कहते हुए कर्मचारियों ने हड़ताल का भी आह्वान कर दिया है। आज प्रदर्शन की 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरकार लगातार इन दलित सफाई कर्मचारियों के साथ वादा और इसी कड़ी में सरकार ने एक और कुछ चाल चली है। अभी फायर ब्रिगेड जो नगर पालिका का हिस्सा, नगर निगम पालिका का हिस्सा है, उसको अलग करते हुए राजस्व विभाग में भेजने के लिए सरकार की नीति में खोट है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती भाई नगर पालिका का फायर का इक्का बने। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो भी सरकार की चालें हैं और सरकार की जो दलित मजदूर कर्मचारी किसान विरोधी नीतियां, उसका हम डटकर मुकाबला करेंगे। 8 अगस्त को हमने निकाय मंत्री अनिल विज को ज्ञापन दिया था और खुद ज्ञापन लेने आए थे अम्बाड़ा में। उन्होंने कहा था कि मैं बड़े अधिकारियों से बातचीत करके आपका जो निकाय विभाग से फायर विभाग को अलग कर रहे हैं, मैं अधिकारियों से बात करूंगा और राजस्व विभाग में नहीं जाने दूंगा। लेकिन सरकार ने अभी तक भी कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया और ना कोई नोटिफिकेशन जारी किया है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर 27 अगस्त तक हमारे नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया और निकाय विभाग में इस महकमे को नहीं रखा गया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कि हमारे जो कोरोना से जो हमारे साथी जो जिनकी मृत्यु उनको 50 लाख रुपये मुआवजा दे, 4000 रुपये जोखिम भत्ता दिया जाए और जो ESI EPF है उनको समय पर जमा किया जाए। और हमारी बहुत से मांगे हैं जो सरकार के साथ हमारी जो सहमति बनी थी, लेकिन सरकार अपनी बातों से मुकर रिहाइश करके सरकार ने जो वादा खिलाफी की है उसके विरोध स्वरूप आज ये हमारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कर्मचारियों की बात को आपने सुना और अब आपको कर्मचारियों की मांग क्या है, आइए ग्राफिक के जरिए भी एक बार समझा देते हैं, जिनको लेकर के कर्मचारी इस समय सड़क पर हैं, विरोध कर रहे हैं और अब हड़ताल पर जाने कर्मचारियों ने कर दिया है। पहली मांग यह है कि समान काम और समान वेतन मिले। 4000 रुपये का जोखिम भत्ता कर्मचारियों को मिलना चाहिए। ये उनकी प्रमुख मांगे हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ESI और EPF समय पर जमा कराने की भी मांग सफाई कर्मचारियों की तरफ से है। इसके अलावा सुरक्षा उपकरण भी उनको मुहैया करवाए जाएं, ये डिमांड भी कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। डोर टू डोर कर्मचारियों को DC रेट पर वेतन दिया जाए, ये डिमांड भी सफाई कर्मचारियों ने की है। और महामारी में जान गंवाने वाले कर्मचारियों की भी मदद सरकार को करनी चाहिए, ये डिमांड भी कर्मचारी कर रहे हैं। परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता की मांग भी की गई है, ये भी डिमांड है इन कर्मचारियों की। तो ये प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर के कर्मचारियों ने आज विरोध किया है और अब हड़ताल पर जाने का भी ऐलान कर दिया गया है। लंबित मांगों को लेकर के सरकार के ऊपर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने ये विरोध प्रदर्शन के साथ साथ हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है और 24 और 25 अगस्त को भूख हड़ताल पर कर्मचारी रहेंगे और 27 तारीख तो सामूहिक अवकाश पर जाने का ऐलान किया गया है। ये बहुत अहम है क्योंकि रोष प्रदर्शन के बीच में वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया गया है कि सरकार ने जो वादा किया इन कर्मचारियों के साथ उसको पूरा नहीं किया गया और अब मांग
पूरी नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की भी बात कह दी गई है। 24 और 25 को भूख हड़ताल और उसके बाद 27 को सामूहिक अवकाश और आज विरोध प्रदर्शन की। ये 3 तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और आज इसी तरह से विरोध इन सफाई कर्मचारियों ने अलग अलग जगहों पर जताया है, जहां पर अपनी लंबित मांगों को लेकर के ये कर्मचारी आज सड़कों पर उतरे हैं, एकत्रित हुए हैं और उसके बाद इस विरोध को जताते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब अहम यह भी है कि हड़ताल की जो चेतावनी दी गई है, क्या समाधान का रास्ता इसी से निकलेगा? सरकार ने अगर कोई वादा किया है तो सरकार ने उस वादे को लेकर के क्या किया है अब तक, ये सत्ता को भी बताना होगा, सरकार को भी बताना होगा। महामारी के दौर में हालांकि कर्मचारियों की क्या वाकई में अनदेखी हो रही है, ये भी माना जाए, क्योंकि आज कर्मचारी जिस तरह से सड़कों पर उतरे या जिन बातों को कर्मचारी कह रहे थे, वो वाकई में एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर इसका अब हल कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि जो मांग, जो डिमांड कर्मचारी कर रहे हैं उसको लेकर के सरकार के पास इसका जवाब है क्या। और अब हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी जो कि दी जा चुकी है, तो निश्चित तौर से इससे बहुत सारी चीज़ें भी प्रभावित होंगी और सफाई कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना मुसीबत का भी सबब लोगों के लिए बनेगा। मौसमी बीमारियां आप देख रहे हैं कि समय फैल रही हैं, साफ़ सफाई, सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है और अगर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएं तो फिर अब इसका रास्ता निकाला कैसे जाएगा, ये भी सरकार को सोचना होगा। और आज बड़ी बहस में आगे बढ़ें उससे पहले कुछ अहम सवाल हैं, उस पर भी नज़र डालते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला ये है कि हड़ताल की चेतावनी क्या समाधान का रास्ता है, क्योंकि हड़ताल पर जाने की बात सफाई कर्मचारियों ने कही है। सवाल इस बात का भी है कि महामारी के दौर में क्या कर्मचारियों की अनदेखी हो रही है, क्योंकि ये आरोप लगाए गए हैं कर्मचारियों की तरफ से। सवाल इस बात का भी है कि मांग पर बात अगर हुई है तो फिर इसका रास्ता क्यों नहीं निकला है, क्योंकि आरोप ये भी लगाया गया है कि वादा खिलाफी सरकार कर रही है। और ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। जितेंद्र चंदेलिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जितेंद्र चंदेलिया जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। रजत मंजेठा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। रजत मंजेठा जी, आपका भी स्वागत। और नरेश शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कर्मचारी नेता हैं। नरेश शास्त्री जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ देर में बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में, उनसे भी मैं चर्चा में बातचीत करूंगा। लेकिन सबसे पहले नरेश शास्त्री जी, मैं आपके पास ही आता हूँ। कर्मचारी नेता होने के नाते बताएं कि आप लोग ये जो मांग कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से आज विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्या मांगे हैं आप लोगों की और क्या वादा खिलाफी सरकार की तरफ से की गई आपके साथ? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने आज, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं नरेश जी। मैं इंडिया न्यूज हरियाणा का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारी आवाज को आम जनता और सरकार तक पहुंचाने के लिए एक अवसर दिया है। और जहां तक सरकार के ऊपर जो हमारा आरोप वायदा खिलाफी का है, तो उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फैला था, सब लोग अपने घरों में थे और जो कर्मचारी थे वो लोगों की सेवाओं में जुटे थे। विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं सफाई कर्मचारियों की, तो सफाई कर्मचारी चाहे वो क्वारंटाइन मरीज था या आम घरों से कूड़ा उठाने की बात थी या हॉस्पिटलों में सफाई की बात थी, हर एक तरह से जन सेवा में जुटा था और उसने अपनी जान के साथ अपने परिवार की जान की भी परवाह नहीं की। और सैकड़ों कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए और दर्जनों कर्मचारियों ने जान गंवाई। उस वक्त हमने सरकार से बात की थी कि भाई हमें सुरक्षा उपकरण मुहैया करा दीजिए। जब हमने ये बात लगातार उठाई तो सरकार ने उस पर कुछ कदम उठाए, सुरक्षा उपकरण हमें दिए। और हमने कहा था कि ये जो सफाई जैसा काम करने वाले लोग हैं, एक विशेष बिरादरी के लोग हैं और ये शोषित, पीड़ित और गरीब हैं। इसलिए सरकार को कोरोना से मौत होने पर इनको आर्थिक सहायता राशि भी देनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट करी कि 50 लाख रुपया हम जो स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको मौत होने पर विशेष आर्थिक सहायता राशि देंगे। पुलिस को 30 लाख रुपए देंगे।
अन्य कर्मचारियों को 20 लाख देंगे। लेकिन हरियाणा प्रदेश की सरकार ने उस राशि को घटा करके 10 लाख रुपया देने की बात सफाई कर्मचारियों को कही। इस पर हमने सरकार से बातचीत करी, चिट्ठी लिखी। जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी हैं, उन्होंने 25 अप्रैल को अपने जो निवास अंबाला में है उस पर हमें बुलाया और बातचीत की। हमने तर्क देते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों को भी 50 लाख रुपए मिलने चाहिए, क्योंकि मेडिकल स्टाफ तो ये जानता है कि इस बीमारी के परिणाम क्या है, इसके बचाव क्या है। लेकिन सफाई कर्मचारी तो ऐसा कर्मचारी है, ना तो उसको इस बीमारी के प्रभावों के बारे में जानकारी है और ना बचाव के बारे में जानकारी है कि इससे बचाव कैसे करना है। और वो हर एक आदमी के घर तक जा रहा है और ये पता नहीं लग पा रहा है कि किस आदमी को कोविड है, किसको नहीं है। लेकिन वो सबकी सफाई सामान्य रूप से कर रहा है, तो उसको जान जाने का ज्यादा खतरा है और उसको 50 लाख रुपए दिए जाने चाहिए और मौत होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए, चाहे वो कर्मचारी नियमित हो या अनियमित हो। और 4000 रुपया जोखिम भत्ता दिया जाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हमारी मांग थी ठेकेदारी खत्म होनी चाहिए, सभी कर्मचारियों की खत्म होनी चाहिए, न केवल सफाई कर्मचारी, सीवरमैन की, फायर कर्मचारियों की, बल्कि जो पालिका परिषद और निगमों। ठीक है, लेकिन नरेश जी एक सवाल मैं और पूछता हूं, फिर देखिए सत्यव्रत शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सत्यव्रत जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं उनसे आपकी इन सारी बातों का जवाब लूंगा। नरेश जी, मुझे बताइए, अगर आपने कहा कि वादा खिलाफी हो रही है, तो क्या मंत्री की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से आपसे यह वादा किया गया था, जो मांगे आप कह रहे हैं, इन सारी मांगों को वो मानेंगे? आप बात सुनोगे तो मैं पूरी बताऊंगा ना जी। उन्होंने 25 अप्रैल को हमसे बातचीत करते हुए ये कहा था कि आपकी मांग न्यायोचित है। इसके अलावा और दर्जनों मांगों पर सहमति थी और मैं मुख्यमंत्री से आपका वकील बनकर आपकी मांगों की पैरवी करूंगा। उसके बाद फिर हमने 6 महीने बाद मंत्री जी को याद दिलाया, 4 महीने बाद तो उन्होंने 17 अगस्त को फिर बैठक बुलाई चंडीगढ़ अपने मंत्रालय में। वहां पर फिर हमारी बातचीत हुई। हमने कहा जी आपने जो वायदा किया, उन्होंने कहा मैंने आपसे वायदा किया है, अनिल विज जो कहता है वो करता है। तो मैंने कहा जी हमें आपके ऊपर भरोसा है, आप हमारी मांगों का समाधान कीजिए। उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके जल्द ही आपकी मांगों को निपटा दूंगा। लेकिन अब इस अंतराल में मतलब जो है 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन हमारी एक भी जिस मांग पर हाँ मंत्री जी ने भरी थी उसको पूरा नहीं किया। हमने फिर मंत्री जी को पत्र लिखे और 29/7 को हमने मंत्री जी को इस बीच में जो नई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उनके संदर्भ में मांग पत्र और पुरानी जो मांगे थी जो उन्होंने मानी उनके बारे में उनको मांग पत्र भेजते हुए नोटिस दिया कि आप हमारी सुनवाई कीजिए। लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, और इसलिए आपने हड़ताल पर जाने की बात कही। सत्यव्रत शास्त्री जी, नरेश जी ने बहुत विस्तार पूर्वक सारी बातों को बता दिया। वादा खिलाफी कर रहे हैं आप लोग, मैं चाह रहा हूँ जवाब दें। देखिए, मैं ज्यादा देर पहले जुड़ नहीं पाया, क्षमा चाहूंगा, लेकिन नरेश जी को जितनी देर मैंने सुना है उतनी बातों के बारे में मैं बात रखना जरूर चाहूंगा कि माननीय अनिल विज जी ने जिस संदर्भ में आपसे बात की है और जिस संदर्भ में लेकर उन्होंने कहा है कि मैं इस बात को लेकर संजीदगी के साथ बातचीत करूंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी बातों में कहीं अनियमितता या कहीं हल्कापन होता है। वो गंभीर व्यक्ति हैं और किसी विषय को लेते हैं तो गंभीरता से उसका पालन भी करते हैं। यदि कहीं टेक्निकल कोई मामला होगा तो वो जल्दी सुलझा लिया जाएगा, ये मेरी ओर से भी आश्वासन है। और मैं भी और आपकी उस बात को दोहराता हुआ कि कल मैं भी अपने स्तर पर माननीय अनिल विज जी से इस विषय में बात करूंगा कि आपने जो बातचीत की थी उसमें वो प्रोग्रेस कहाँ तक है। तो निश्चित रूप से यदि कोई दिक्कत नहीं हुई तो ये बहुत जल्दी ये जो समस्याएं जिन पर उन्होंने हाँ की, मैं ज्यादा के नहीं कह सकता, लेकिन जिन बातों पर नरेश जी के साथ बैठकर बातचीत हुई और जिन बातों पर उन्होंने सहमति दी कि ये चीज है और आपकी वकालत मैं करूंगा, तो इस विषय में हम भी आपके साथ हैं, कर्मचारियों के साथ हैं, उनके परिवारों के साथ हैं, सुख दुख के साथ ही हैं। और जल्दी इस बात का आश्वासन मैं भी आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूं कि बातचीत करके सरकार से
और न्यायोचित मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, चंदेलिया जी एक रिएक्शन आपका चाहूंगा मैं। देखिए आयुष जी, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। कहा है कि मजदूर को मजदूरी और गुनाहगार को सजा ना मिले तो न्याय नहीं होता। हरियाणा के अंदर भाजपा जसपा की जो डबल इंजन की सरकार है, इसने सबसे बड़ा शोषण अगर किसी पे किया है तो वो सफाई कामगारों पे किया है, सफाई कर्मचारियों पे किया है। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुंभ मेले में सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं, जहां घोषणा पत्रों में, चुनावी घोषणा पत्रों में, भाजपा के घोषणा पत्रों में, जहां ठेकेदारी प्रथा, सफाई कर्मियों के विशेषकर ठेका प्रथा को समाप्त करने की बात कही जाती है, आश्वासन दिया जाता है चुनावी घोषणा पत्र में, फिर सरकार वहां अपने वादा खिलाफी करती है, वादे से मुकरती है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़े कृष्ण बेदी जी मंत्री रहे पूर्व में, तो कृष्ण बेदी जी रैली कराते हैं, मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाएगी, लेकिन नहीं होती। मिलता क्या है, मैं आपको घटना व्यक्तिगत में बताना चाहता हूँ। 17 अप्रैल 2016 को मैंने सफाई कर्मचारियों की मांग रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास में जब मैं गया, हरियाणा के सफाई कर्मचारियों के लिए, जो सफाई कर्मचारी गटर में मर जाता है, जो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति और एक विशेष समाज का एक व्यक्ति उसमें काम करता है, जो स्वच्छता के सिपाही हैं, जिनकी वजह से स्वच्छ भारत अभियान की जो रीढ़ की हड्डी है, और जिनकी वजह से जैसे सीमा पे देश की जवान जो सेवा करता है, उसी तरीके से देश में, गांव में, गली में, शहर में, हर क्षेत्र में सफाई सैनिक, सफाई कर्मचारी हमें स्वच्छता का वातावरण देते हैं। 17 अप्रैल 2016 की घटना मैं बताता हूँ फरीदाबाद की। मुख्यमंत्री जी के सामने एक कर्मचारियों की बात रखने के लिए जब मैं व्यक्तिगत गया तो हमें लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, मुझे, जितेंद्र चंदेलिया को। उसमें काफी सफाई कर्मी, महिला और व्यक्तिगत विशेष समाज का मैं नाम लेना नहीं चाहता, उस विशेष समाज के जो लोग, शोषित वंचित दलित लोग, उन पर लाठीचार्ज किया गया। रात को 1:30 बजे राहुल गांधी जी और सरदार बूटा सिंह जो पूर्व गृह मंत्री रहे भारत के, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई। राजनाथ जी को फोन किया राहुल गांधी जी ने, और नॉन अवेलेबल ऑफेंस सफाई कर्मचारियों पे लगाए गए। तो ऐसी मानसिकता भाजपा सरकार के सफाई कर्मचारियों के लिए। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, नगर निगम फरीदाबाद के अंदर जो कई सौ करोड़ के घोटाले हुए हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा आया है, स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे जो पैसा है, केंद्र सरकार, भारत सरकार, हरियाणा सरकार की योजनाओं से जो पैसा आया, 35 लाख जो आबादी के नाम पर जो पैसा है जो फरीदाबाद की है, उन सारा घोटाला इन लोगों ने किया, इनके मंत्रियों ने, इनके सांसदों ने किया। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, इनके भाजपा के सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी पे, ये इनका डिपार्टमेंट शहरी निकाय मंत्रालय के अंडर जो आता है, वो अनिल विज जी पर, अनिल विज जी कहते हैं मैं कर्मचारी हितैषी हूँ, मैं सफाई कर्मचारियों को साथी हूँ, लेकिन ना तो इनके सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, ना ही अनिल विज, ना ही खट्टर साहब, ना ही दुष्यंत जी, कोई सुनवाई नहीं करता। और कोरोना काल के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी की भी मैं बात करूंगा, पुलिस कर्मचारी की बात करूंगा, फायरमैन की भी मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा बिना संसाधनों के जो काम कर रहा है कोरोना काल के अंदर, सफाई कर्मचारी बिना पीपीई किट के जो गटर में उतर रहा है। आपके सम्मानित चैनल पे मैं कल भी मैं हुड्डा और नगर निगम और नगर पालिका हरियाणा के हर जिले की मैं तस्वीर, वीडियो बनाकर आपको भेज सकता हूं कि जो बिना इक्विपमेंट के थर्ड वेव आने वाली है, बिना इक्विपमेंट के जो काम करते हैं, गटर में उतरते हैं, सड़कों पे। चंदेलिया जी देखिए, इसीलिए हम लोग ये चर्चा लेके बैठे कि भाई कर्मचारियों का जो हित है वो भाई सर्वोपरि, क्योंकि सरकार भी कहती है और इनकी समस्या को भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल यहाँ पर चूंकि अभी सत्यव्रत जी ने कहा है तो हम उम्मीद ये करते हैं, बाकी अगर नहीं होता तो हम फिर चर्चा में बैठेंगे। रजत पंजेटा जी हमारे साथ है, मैं उनका एक रिएक्शन लेता हूँ। रजत पंजेटा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है जो आज आपसे धन्यवाद करूंगा, आपने उन लोगों की बात उठाई जो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आयुष जी, 194 मात्र 194 व्यक्ति हैं सीवर सफाई कर्मी फरीदाबाद जैसे स्मार्ट सिटी का जहाँ नाम दिया गया है फरीदाबाद को, मात्र 35 लाख लोगों पर, जहाँ बिल्डिंग, अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स और इसकी चौथी नाइट सफारी बनाने की तैयारी है। और जो औद्योगिक नगरी है, जो हरियाणा के पेट को जो भरता है, बड़ा राजस्व जो देता है जो जिला, और हरियाणा के तमाम जिलों में ये हालात है। फरीदाबाद की मैं बात करूं तो 194 कर्मचारी हैं, मात्र 194 कर्मचारी 35 लाख की आबादी पर। ना ही इन्होंने कोई भर्ती की,
ना ही इन्होंने ठेकेदारी प्रथा खत्म की और ना ही ठीक कोरोना काल है, में चलिए जो चंदेलिया जी, कर्मचारी मरे, कुल मिला के आपने बता अनुकंपा दिया कि की ठीक है, थी, ये वादा वो खिलाफी शोषण कर रहे हैं और पर ये है। कर्मचारियों के हित को लेकर के समय संजीदा नहीं है। उसका जवाब सत्यव्रत जी देंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समय की भी मेरे पास पाबंदी है। चंदेलिया जी देखिए, मैं थोड़ा समय मुझे सबको देना है। पंजेटा जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। पंजेटा जी। देखिए आयुष जी, पहले तो मैं आपने जैसे हर वर्ग की उठाते हैं आप जो मांगे हैं और जो जायज मांगे हैं उनका, खासकर जो कर्मचारी हैं उनका इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है उनके हित को सर्वप्रिय रखती है और उनकी मांगों में उनके साथ खड़ी होती है हमेशा से। तो देखिए जो सफाई कर्मचारी हैं जो उनकी मांगे हैं, मैंने सबको बार बार सुना पूरी लेंथ में। तो देखिए इनकी मांगे बिल्कुल जायज हैं। एक तो जो ट्रैक्टर के साथ एक जो आजकल एक नए इक्विपमेंट्स आए हैं जिनके थ्रू मशीन के थ्रू जो साफ हो जाती है, वो ज्यादा से ज्यादा पूरे हरियाणा के अंदर छोटे कस्बों से लेके बड़े शहरों में, जैसे आपने देखा गुड़गांव का बरसात में क्या हाल था, फरीदाबाद का क्या हाल था, जो सीवेज है उनकी प्रॉपर सफाई नहीं थी। तो बात कोरोना काल की नहीं है, कोरोना काल ना भी हो, ऐसा जोखिम भरा काम, रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है, गैस बनती है सीवेज के अंदर, तो कहीं ना कहीं गैस की वजह से या और कारणों की वजह से निश्चित तौर पे जो सफाई कर्मचारी हैं हमारे, उनकी मृत्यु भी हो जाती है, जिसके लिए सरकार को मैं इस बात को बैक करूंगा नरेश जी की कि कम से कम एक उनके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और उनका प्रॉपर एक इंश्योरेंस होना चाहिए, और जो सफाई कर्मचारी हैं उनके घर में जो है उनका जब तक अगर कोई वो नहीं होता जो बच्चा है सरकारी नौकरी के लायक, तो एक निश्चित तौर पे उनको एक मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा मैं आऊंगा इनको जो अभी ये मैं ठेका प्रथा, ये जो कंट्रैक्ट रेट शुरू कर दिया है, ये इस डिपार्टमेंट में नहीं हर डिपार्टमेंट में ये सबसे बड़ा जो भाजपा सरकार का ड्रॉबैक रहा है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट ले लो, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, इन्होंने क्या कर रखा है, ठेका प्रथा शुरू कर रखी है। तो रेगुलराइज होने चाहिए, उनको भी अपनी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए इंश्योरेंस के साथ साथ। दूसरा मैं कहूंगा कि फरीदाबाद में नहीं, गुड़गांव जैसे बड़े जो हमारा आप ये लगा लिए एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुका है हमारी, एक हमारा साइबर हब सारा एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है पूरा का पूरा मानेसर में, तो वहां पे तो निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा कमी है सफाई कर्मचारियों की। और मैं अब इनके ऊपर बात आऊंगा कि बजट के बारे में। तो देखिए इन्होंने कहा कि कोरोना काल के अंदर जो बजट कम करके, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों, जबकि 50 लाख मिलना चाहिए और 20 लाख भी आ गए तो उसको घटाकर, जैसे खेल बजट है 2019 और 20 में 77 करोड़ था, आपने वो 2020-21 में 50 करोड़ कर दिया, जो कि हमारे ओलंपियन जो हैं वो मेडल देश के लिए जीत के आ रहे हैं। और आप जो है खेल का बजट हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारियों का हो, जो चाहे ये सिवेज में काम करते हैं, ये जो जितना भी सफाई कर्मचारी हैं हमारे, चाहे इनके बजट की बात हो, तो आप सरकार हर सेक्टर के अंदर जगह बजट कम कर रही है, बढ़ा कुछ नहीं रही। बल्कि सरकार को ये होना चाहिए था कि 50 के ज्यादा इनके ऊपर कुछ कर सकते हैं तो ऊपर दे, आप उनको 10 लाख पे ले आए, और वो भी मुझे नहीं इस बात की वो है कहीं कितनों को मिला है और कितनों को नहीं मिला है। तो देखिए आयुष जी, घूम फिर के बात ये है, जो ये जितनी भी सफाई कर्मचारी हैं, ये जो भी हम इनकी मांगे हैं, इनको हमें सर्वप्रिय रख के इनकी बातों को टाल मटोल करके नहीं कि इनको अब कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, 6 महीने बाद कर देंगे, आश्वासन दे देंगे हम आपका वकील बन जाएंगे, इन बातों से, लुभावनी बातों से काम नहीं चलेगा। इन्होंने रोज काम करना होता है, आप इनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दीजिए। ये सरकार से जो मांगे कर रहे हैं बिल्कुल उचित है, इसमें कोई भी बात अनुचित नहीं है, चाहे कोरोना काल हो या ना हो। बीमारी का डर सबसे ज्यादा हमारे सफाई कर्मचारियों को है, जान जाने का डर सबसे ज्यादा इन सफाई कर्मचारियों को है, और इनको ज्यादा से ज्यादा आजकल जो आप ट्रैक्टर के साथ आपने नए जो मशीन के साथ उपकरण आ गए हैं, ताकि इनको कम से कम रिस्क झेलना पड़े, इनको मशीनें सारी की सारी मुहैया कराइए पूरे हरियाणा के अंदर। नरेश जी, मुझे बताइए कि कितना समय लगभग आपकी इन बातचीत को लेकर के हो गया, क्योंकि अभी यहाँ पे सत्यव्रत जी कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं और वो खुद इस मामले पर संज्ञान लेते हुए आपकी जो बातें हैं उसको बिल्कुल पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे, अपडेट करेंगे कि कहां तक पहुंचा है प्रोसेस। लेकिन समय कितना हो गया इन मांगों को लेकर के बातचीत हुए, और कितना दिन हो गया इसको आश्वासन दिए हुए? ये 25 अप्रैल और 17 अगस्त 2020 की घटना है जो हमारी बातचीत हुई, और इन दोनों बातचीतों के दौरान मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था। लेकिन 17 अगस्त 2020 के बाद
आज तक मंत्री जी से हम बार बार अनुरोध करते रहे कि आप हमें मीटिंग के लिए समय दें, उन्होंने समय नहीं दिया। अभी पीछे 8 अगस्त को हम फिर दोबारा से फायर के संदर्भ में मंत्री जी के आवास पर ज्ञापन लेकर के गए थे। तो वहां पर दरअसल ये अब सरकार फैसला करने जा रही है कि जो फायर का स्टाफ है उसको शहरी स्थानीय निकाय विभाग से निकाल करके राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन विभाग में उसको शामिल करने जा रहे हैं। और तर्क है कि पैसा नहीं है और साधनों का अभाव है। इस संदर्भ में हम मंत्री जी के पास गए थे ज्ञापन देने के लिए कि मंत्री जी, आपने 77 करोड़ रुपया फायर के लिए वेतन और उनके साधनों के लिए जारी कर दिया। आप उनका पैसा उनके फायर स्टाफ के खाते में डलवाइए और इस विभाग को अलग ना कीजिए। नंबर 2, जो हमने आपसे मांग कर रखी थी, आपने हाँ भरी थी, उनको पूरा करवाइए। लेकिन मंत्री महोदय जी ने ये भी उचित नहीं समझा कि वो बैठ करके हमसे बात करें और हमारी सुनवाई कर लें। बाहर खड़े होकर के सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि समय लेकर के मिल लीजिए। समय लेने के लिए हम पहले चिट्ठियां लिख चुके हैं, प्रार्थना कर चुके हैं कि भाई सफाई के काम करते हुए कोरोना से दर्जनों लोगों की मौत हो गई, फीवर में आए दिन मौतें हो रही हैं। और इस सरकार का गजब फैसला देखिए कि सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई कि मैनुअली सीवर का काम नहीं होगा, सरकार ने परमानेंट जो भर्ती करने का सीवरमैन का एक प्रोसीजर था उसको तो बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। और सफाई सीवर का जो काम है वो ठेकेदारी पर देना शुरू कर दिया। अब सवाल ये बनता है कि जो ठेके में सफाई का काम करते हैं वो भी उसी कम्युनिटी के लोग हैं, जो विभाग की तरफ से काम करते थे वो भी उसी कम्युनिटी के लोग हैं। कहने का मतलब है सरकार से रोटी मांगी, सरकार ने रोटी छीन करके हमें जो है टांड पर बिठा दिया, हमारी नौकरी और छीन ली। और जो ठेके में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो डोर टू डोर का काम करते हैं, चाहे वो सीवर सफाई का काम करते हैं या अन्य सफाई का काम करते हैं, उनका जो वेतन है उसकी बढ़ोतरी की सरकार बात कर रही है। हमने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया, ऐसा कह रहे हैं सम्मेलन करके सफाई मित्र के नाम से। और कह रहे हैं कि शहरी सफाई कर्मचारियों का हमने वेतन बढ़ा दिया, अलग अलग कैटेगरी बना दी। गांव का सफाई कर्मचारी की अलग कैटेगरी, उसका 14,000 वेतन, शहर के सफाई कर्मचारी का 16,000 वेतन। और जो सबसे गंदा घृणित और जानलेवा काम करता है सीवर वाला, उसकी 13,000 की सैलरी कर दी। और जो डोर टू डोर वाला है उसकी 9,000 रुपए सैलरी है, न्यूनतम वेतन हरियाणा सरकार का। अरे सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि एक ही जैसा काम करने वाले जो लोग हैं उनकी कैटेगरी आप क्यों बना रहे हो, इतना अन्याय इनके साथ क्यों कर रहे हो? जबकि सरकार का ये वर्जन था 2014 के विधानसभा जो चुनाव थे उसका जो घोषणा पत्र था, 2019 का घोषणा पत्र था। इन्होंने ये कहा था, ये पढ़ लें उस घोषणा पत्र को, अगर इन भूल गए हैं तो पढ़ लें कि एक भी सफाई कर्मचारी पूरे प्रदेश में कच्चा नहीं रहेगा, सबको पक्का कर देंगे, ठेके को जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन ठेके को बार बार ये दोबारा से उसका रिन्यूअल कर रहे हैं, अलग अलग नाम से ठेकेदारी कर रहे हैं और इन गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए हमारे को बार बार आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अभी भी हमने सरकार को पत्र लिखते वक्त ये बिल्कुल स्पष्ट किया था कि हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश के लोगों को हमारी वजह से किसी तरीके का परेशानी का सामना उनको करना पड़े। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी समय रहते समस्याओं का समाधान करे। लेकिन सरकार ऐसा लगता है कि सरकार समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहती, सरकार कर्मचारियों का उत्पीड़न करना चाहती है। सरकार ने ठेकेदारी के माध्यम से हमारे लोगों का बड़ा खून चूस रखा है। 6-6 महीने तनख्वाहें नहीं मिलती, 7-7 महीने तनख्वाहें नहीं मिलती। ठेकेदार हमारे कर्मचारी मानसिक शोषण कर रहे हैं और सरकार ये कह रही है
कि अब हम ठेका खत्म करके नया मतलब वर्जन लेकर के आए हैं कि हम कंपनी बनाएंगे। भाई ये कंपनी बनाने की मांग हमने तो नहीं की थी, आप किसके लिए कंपनी बना रहे हो? हम तो ये कह रहे हैं हम जिस विभाग में काम करते हैं उन सारे सफाई कर्मचारियों को विभाग के रोल पर करके पक्का करो ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, एक अच्छा जीवन जी सके। लेकिन सरकार हमारी नौकरी पक्की करने की बजाय उल्टा हमारे को कंपनी के माध्यम से नौकरी देना चाहती है, ये हमें स्वीकार नहीं है। स्वीकार नहीं। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, अब जवाब दे दें आप। बहुत लंबे लंबे भाषण आपने सुनवाए और उस लंबे समय के लिए ही भाषण का उत्तर भी इतना समय चाहिए। पहला जो आरोप नेताजी और बाकी ने लगाया कि सरकार ठेकेदारी प्रथा है, ये इस बात को वापस लेना चाहिए कि अरे भैया सुन लो आप, अरे भैया सुन लो आप, अरे सुन लो आप, अब आपको मैंने धैर्य से सुना है, आप इस बात को सुन लें। आप हमारा काम तो अपना, हम तो दर्द बयान आप कर बोल रहे हैं, लीजिए। हमारा दर्द भी आपको भाषण लगता है तो अलग बात है। का शोषण किया जाता है। सत्यव्रत जी, ये भाषण नहीं था, ये आखिरी पंक्ति की व्यक्ति की व्यथा थी। चलिए सत्यव्रत शास्त्री जी, अब आप जवाब दे दें। अब जरूरी है कि ये फिर नहीं बोलेंगे? नहीं सत्यव्रत जी, आपको जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब मैं दीजिए। बड़े ठीक है। अदब के साथ कह रहा हूँ, मेरे पहले स्पेल में मैंने जो बात कही कि ये सब जायज मांगे हैं, न्यायोचित मांगे हैं, उनके लिए बात करेंगे, उसी बात को 5-5 बार रिपीट करने के लिए आप भी समय दे रहे हैं। और एक बात को इस बात को बढ़ाया जा रहा है कि सरकार ठेकेदारी प्रथा, आप बताइए ठेकेदारी प्रथा इस हरियाणा में या देश में कब से शुरू हुई? और उसमें से यदि सुधार करने का प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यदि नए नए इक्विपमेंट, अरे यार सुनो, अब आपको सुनना है तो बोलिए, आपको सुनना है तो बोलिए, आपके भाषण सुनने के लिए नहीं बैठा मैं। हम भी आपके भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे, आपके हाँ तो हम मैं आपकी बात को सुना है, मैंने आपकी बात को सुना है। आप धैर्य से चंदेलिया जी, एक सेकंड, चंदेलिया जी, देखिए अब वो भाषण लग रहा हो या आपकी बात लग रही हो, जो भी है, लेकिन उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना आपकी बात को, लेकिन आपको भी सुनना पड़ेगा ना, मुझे भी उनको समय देना पड़ेगा क्योंकि आप सबकी बातें, उसका जवाब मुझे वहां से चाहिए। सत्यव्रत जी, ये जो बात सियासत की चल रही है कि भाजपा ने ये किया, भाजपा ने ये किया, मेरे से पहले बताइए, जो हमारी सरकार से पहले ठेका प्रथा नहीं थी क्या? हमने नए नए इक्विपमेंट्स लाकर कम से कम शारीरिक रूप से काम हो, ज्यादा से ज्यादा मशीनी प्रकार से काम हो, जिससे कि मानवीय सभ्यता और उसका शिष्टाचार का व्यवहार बना रहे, हर आदमी को जीने की कला और जीने का जो स्वभाव उसका बना रहे। इसके लिए सरकार जितने प्रकार के नए इक्विपमेंट्स ला रही है, धीरे धीरे ला रही है, लेकिन विपक्ष के लोग बैठे हैं। अरे आपने कोरोना जैसी बड़ी महामारी को, सारे देश का बजट जो अब इसके अंदर लग रहा, जीवन सुरक्षा के लिए लग रहा, आपने उसमें भी राजनीति कर दी। हम आपके साथ, चलिए पॉलिटिकल पार्टी तो सत्यव्रत जी देखिए राजनीति करने के लिए वो करेंगे, विपक्ष का काम है कि उसमें वो टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कर्मचारी क्यों नाराज है? कर्मचारी क्यों यहाँ पर बैठ के कह रहा है कि आपने वादा खिलाफी कर दी? आज आप कह रहे हैं, इस चर्चा में कह रहे हैं कि आप इनकी बात को, जो भी न्यायोचित इनकी मांगे हैं उसको आप पूरा करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये वार्ता तो कई दौर की पहले हो चुकी है ना, उसके बाद भी अब तक इनकी मांगों को नहीं माना गया है। इनको हड़ताल पे जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सत्यव्रत जी, अगर आप लोग इतना गंभीर हैं तो ये हड़ताल पर क्यों जा रहे हैं? देखिए, मैं फिर आपको ये दोहरा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितनी भी मांगे, और मंत्री जी के, मैं नहीं था, लेकिन मेरे पास जो जानकारी आई है और जो नरेश जी और चंदेला जी जो जानकारी दे रहे, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो आर्थिक स्थिति है वो कोई मेरे कहने से या न कहने से नहीं है, उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। सबके ऊपर असर है उसका कि बजट और रेवेन्यू का जो जनरेट करने का सिस्टम था, उसके लिए हम सबने कोऑपरेट किया है, और उसके बावजूद भी कैजुअलिटी के ऊपर सरकार संजीदगी के साथ जो बीमा योजना और जो प्रस्ताव रखा है उसके लिए मान्य है और उसको लागू कर रखा है। लेकिन उसके बावजूद जो किसी प्रकार के आर्थिक पक्ष में देरी हो रही है, वो देरी है, अंधेरी नहीं है, इस बात की मेरी गारंटी है। नहीं, लेकिन आपने तो ये भी कहा कि आप कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, उन्होंने आपके मैनिफेस्टो का जिक्र कर दिया, आपने ये भी कहा ठेका प्रथा आप कम करेंगे, बंद करेंगे, उसका भी उन्होंने जिक्र कर दिया, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो रहा है। इस विषय में निगम की तैयारी हो गई है। निगम जो भी आउटसोर्स से लगेंगे, जिस प्रकार से जब तक रेगुलर भर्ती नहीं हो पाएगी, कोई प्रक्रिया नहीं होगी, तो ठेकेदारों से उसका शोषण न होकर ये एक निगम के तहत उनका पंजीयन होगा और उसके साथ उनके काम करने का अवसर मिलेगा। तो मैं इस बात को मानता हूं
कि ये कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा, उनके परिवार की गारंटी, ये निगम के माध्यम से जो काम होगा वो बेहतर जीवन बनाने के प्रयास के अंदर एक और बड़ा कदम है सरकार का, जिससे कि जिसने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है कि उनका मानसिक, शारीरिक, यदि इस प्रकार का शोषण है तो निश्चित रूप से आप उदाहरण रखिए और मेरे पर्सनल कंटेक्ट के ऊपर आप रखिए बात, आखिर इन कर्मचारियों का शारीरिक शोषण हुआ। मैं गारंटी के साथ बात करता हूँ आपके चैनल के ऊपर, यदि किसी भी ठेकेदार ने इस प्रकार के शारीरिक शोषण की हिम्मत की है तो उसको सजा दिलवाने का काम भारत सरकार करे। चंदेलिया जी, देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। पहली बात तो मोदी जी के घोषणा पत्र में था कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी जो आयोग है खान मार्केट दिल्ली के अंदर लोकनायक भवन में, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को जुडिशियल पावर दी जाएंगी, ना तो केंद्र में दी गई ना प्रदेश के राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को दी गई। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि जहां प्राथमिकता सरकार की, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की सफाई कर्मचारी जो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है उसके लिए डिग्निफाइड लाइफ देने के लिए होनी चाहिए, वो प्राथमिकता नहीं है, सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है। फरीदाबाद की मैं बात करना चाहूंगा। फरीदाबाद के अंदर कई सौ करोड़ भैया चंदेला जी ये बात सुनिए, आप पॉइंट टू पॉइंट आइए, आप पॉइंट टू पॉइंट आइए। मुझे ये बताइए कि जिस 7 साल के अंदर नए इक्विपमेंट आए कि नहीं, नई तकनीकी के साथ काम करने के लिए मिला, नए लोगों को सुरक्षा के उपकरण मिले कि नहीं, कितने लोगों को हमने नहीं मिला, वो यही तो कह रहे हैं चंदेलिया जी, यही तो कह रहे हैं कि आप नहीं उपलब्ध करा पाए, जो एक वो यही कह रहे हैं सत्यव्रत शास्त्री जी, चंदेलिया जी कह रहे हैं कि आप उपलब्ध नहीं करवा पाए, ना नए इक्विपमेंट उपलब्ध करवा पाए, ना टेक्नोलॉजी के साथ आप जोड़ पाए। आप अपनी राजनीति होगी अपने घर की, आप राहुल गांधी को बुलाकर लाते होंगे, निश्चित होगा, लेकिन इस प्रकार की जो भारतीय जनता पार्टी की संजीदगी भरी कदम है, उन कदम के ऊपर आज तक किसी सरकार ने संजीदगी के साथ काम नहीं किया। नए उपकरणों के साथ, नए साधनों के साथ और बेहतरीन जो वेतन देने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और यदि फिर भी चलिए सत्यव्रत जी, भाई सुन लीजिए, सत्यव्रत जी जनता पार्टी की सरकार सत्यव्रत जी सुन लीजिए, मैनिफेस्टो के ठीक जो है वादे हैं सत्यव्रत जी, उसके ऊपर अब उधर का वर्जन भी आ जाने दीजिए। सत्यव्रत जी, आपने बता दिया कि आपने किया, वो डिनाई कर रहे हैं, ठीक है, अब आपने उसका खंडन भी कर दिया, आप सुनते हैं सत्यव्रत जी, ठीक है। चंदेलिया जी। आयुष जी, मैं पूछना चाहता हूँ, इको ग्रीन कंपनी जो फरीदाबाद और कई जिलों में, हरियाणा के कई जिलों में जो कूड़ा उठाने का काम करती है, चाइना की कंपनी, वो चाइना की, मैं राष्ट्रवादी लोगों से बात करना चाहता हूँ, वो चाइना की कंपनी का संजीव अग्रवाल 80 करोड़ का घोटाला फरीदाबाद नगर निगम में करता है। इको ग्रीन कंपनी का मैनेजर, अदना सा मैनेजर, 80 करोड़ रुपए वो कमा के जाता है और हजारों करोड़ का घोटाला इको ग्रीन कंपनी में होता है, लेकिन कोई जांच नहीं बैठाई जाती। कर्मचारियों पर गाज गिरती है, कर्मचारी नेताओं पर गाज गिरती है, चाहे गांव का सफाई कर्मचारी है, चाहे नगर पालिका, नगर निगम का सफाई कर्मचारी। मैं बताना चाहता हूं आपके सम्मानित चैनल पर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपल एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग 2011 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय एक हलीकानी कमीशन गठित किया गया और सरदार बूटा सिंह जो अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के संरक्षक थे, उस कमेटी में मैं भी शामिल था, मैं राष्ट्रीय सचिव था उस कमेटी के अंदर। हल्कानी कमीशन जब गठित किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, फुल बेंच ने, तो मैं बताना चाहता हूं 8 महीने के बाद जब वो रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई, तो मैं बताना चाहता हूं, खुलासा करना चाहता हूं, उस रिपोर्ट में यह था कि 22,000 सफाई कर्मचारी देश के अंदर मरता है, 22,000 सफाई कर्मचारी। जितेंद्र चंदेलिया की या और किसी कर्मचारी नेता की सिर्फ यहाँ तक लड़ाई नहीं, संघर्ष नहीं है कर्मचारियों के लिए सीमित। चलिए ठीक है चंदेलिया जी, अब देखिए मेरे पास समय नहीं, आप किसी बात के साथ चर्चा में यही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि कर्मचारी नेताओं की जो मांग है या फिर जो डिमांड उन्होंने की है उस पर कोई समाधान जल्द से जल्द सरकार की तरफ से निकाला जाए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।